हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अभी जैसे तैसे तो अपनी सरकार बचा ही पाई थी कि उसके सामने अब एक नई चुनौती आ खड़ी हुई है। पार्टी के मंडी से मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति ठीक नहीं है और पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मां है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने राज्य के हर क्षेत्र का दौरा किया है, मुझे मालूम पड़ा है कि कोई भी कार्यकर्ता अभी एक्टिव नहीं है। ऐसे में चुनाव जीतना मुश्किल है। सिर्फ एमपी फंड का पैसा बांटकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। देखिए, एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई है। ये 6 विधायक जो पार्टी से निष्कासित हुए हैं, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सीटों को जीतें। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके चुनाव क्षेत्र में भी जाकर उनको जिताने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहना चाहिए। तो मैंने इसीलिए मंडी से हटकर ये कहा है कि आप मंडी से किसी और को चुनाव में उतारें और मैं प्रदेश में जहां जहां भी हमारे इलेक्शन होने हैं उन क्षेत्रों में जाकर अपने प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास करूंगी। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट पर हुए मतदान में क्रॉस वोटिंग की और इन विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाला था। हालांकि प्रतिभा सिंह ने अपनी जगह से मंडी के लिए कौल सिंह ठाकुर का नाम भी सुझाया है। उन्होंने कहा कि ठाकुर को इस इलाके में हर कोई जानता है, उन्हें जमीन की भी अच्छी समझ है। इससे पहले प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी पार्टी से नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने तब उन्हें मना लिया था, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस इस नई समस्या से कैसे पार पाती है। उधर बिहार की राजधानी में भी लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल हो गया। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी यानी जेएपी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया। सबसे पहले तो सुनिए कांग्रेस के साथ आने के बाद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। सर, मैं इतना ही जानता हूं कि हम पहले से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के साथ थे। मैं इतना ही जानता हूं कि हमारी विचारधारा कंप्लीट रूप से दूसरों की इज्जत और सम्मान करने के लिए जाना जाता है, दूसरे धर्मों का, वर्गों का। हमारी पार्टी एक न्याय, सेवा और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम पर जो ट्रस्ट राहुल गांधी जी का जो ब्लेसिंग और जो बहन प्रियंका जी ने जो हमें हिम्मत दी कि जस्ट नो यू ज्वाइन, मेरे लिए ये इनफ है। इससे ज्यादा मुझको कुछ नहीं चाहिए। विश्वास और स्नेह और ब्लेसिंग, या राहुल गांधी जी की 6000 किलोमीटर और 4000 जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उनके साथ ओबीसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। चुनाव लड़ेंगे क्या? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? और जो 400 पार का नारा और 40 का 40। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, वो तो वक्त बताएगा। मैं ईडी नहीं हूँ, मेरे पास ईवीएम नहीं है, मेरे पास पूंजीपति नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि हर परिस्थिति में हम तेजस्वी जी और लालू जी मिल करके, कांग्रेस मिल करके बिहार में बीजेपी को अंतिम सांस तक रोकने का हम लोगों का प्रयास है। पप्पू यादव बिहार के एक बड़े नेता हैं। कोविड महामारी के दौरान आम लोगों की मदद करने की अपनी कोशिशों के लिए उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अपने मजबूत प्रभाव और विवादों में नाम जुड़ने के कारण अक्सर उनका नाम बिहार के बाहुबलियों में भी शुमार रहता है। यादव लोकसभा में सांसद और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 के दशक में जनता दल से की थी। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बावजूद इलाके में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता के कारण उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। पप्पू यादव आरजेडी और जेडीयू जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे हैं। हालांकि आगे चलकर उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई और अब अपनी इस पार्टी को आज उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। माना जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन पहले से ही कांग्रेस की नेता हैं और वे राज्यसभा से सांसद भी हैं। अब आते हैं तमिलनाडु, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें उन्होंने नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट एग्जाम पर बैन लगाने की घोषणा की। उनकी पार्टी डीएमके पिछले काफी समय से नीट परीक्षा का विरोध करती आई है। इतना ही नहीं, पार्टी राज्य विधानसभा से नीट के विरोध में एक विधेयक भी पास करा चुकी है, लेकिन तब राज्यपाल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। डीएमके ने नीट पर बैन नहीं लग जाने तक इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है।
डीएमके कई कारणों से तमिलनाडु में नीट का विरोध करती है। उसने छात्रों और राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर पड़ने वाले इसके असर और चिंताओं के बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि डीएमके इस एग्जाम का इतना विरोध करती है। डीएमके का सबसे पहला तर्क ये है कि इस नीट एग्जाम से ग्रामीण छात्रों को नुकसान होता है। वो कैसे? कि नीट शहरी और आर्थिक रूप से संपन्न छात्रों का पक्ष लेता है, जो बड़े बड़े सेंटर में महंगी कोचिंग ले सकते हैं। डीएमके का कहना है कि जो ग्रामीण और गरीब छात्र हैं, इस एग्ज़ाम के ज़रिए उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि वो बच्चे महंगी कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जिससे उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी नुकसान होता है। डीएमके का दूसरा और सबसे बड़ा तर्क ये है भाषा की मुश्किल। असल में नीट अंग्रेजी और हिंदी जैसी भाषाओं में होता है नीट का एग्ज़ाम। अब इससे क्षेत्रीय भाषाओं में जो पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं, उन्हें भाषा को लेकर काफ़ी मुश्किल होती है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब तमिलनाडु में एक चलन है, वहाँ ज़्यादातर अपनी मूल भाषा में ही पढ़ाई करने को काफ़ी ज़्यादा महत्वता दी जाती है। अब ऐसे में डीएमके का तर्क है कि इस लैंग्वेज बैरियर के चलते कई छात्र ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को पास तो कर सकते हैं, लेकिन भाषा की मुश्किल के चलते वो इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। अगला तर्क है तनाव और मेंटल हेल्थ। नीट का ज़बरदस्त कंपटीशन और बहुत दबाव के कारण छात्रों में काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा होता है। डीएमके का कहना है कि नीट के तनाव के कारण छात्रों की आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। इससे दूसरे छात्रों की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ रहा है। इसे लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। पार्टी का अगला तर्क है अलग अलग कोर्स। नीट एक स्टैंडर्डाइज कोर्स लागू करता है, जो राज्य बोर्ड में अपनाए जाने वाले कोर्स के साथ मेल नहीं खाता। अब डीएमके कहती है कि इससे राज्य बोर्ड के छात्रों को नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें तैयारी के लिए अब एक अलग पैटर्न अपनाना पड़ता है। पार्टी का आखिरी तर्क ये है कि राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। तमिलनाडु का एक अलग एजुकेशन सिस्टम है जो राज्य बोर्ड परीक्षाओं पर जोर देता है। डीएमके का दावा है कि नीट को लागू करने से ये सिस्टम बिगड़ता है और कोचिंग पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे पढ़ाई लिखाई करने के राज्य के जो अपने तरीके हैं, उनके कमज़ोर पड़ने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के इस चुनावी चौपाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।